हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल अक्षत एकाग्र एग्जाम स्टडीज करेंट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं परमानेंट सेटलमेंट के बारे में। आखिर ये परमानेंट सेटलमेंट था क्या, इसे किसने इंट्रोड्यूस किया था, कब इंट्रोड्यूस किया था, इसके मेरिट्स क्या थे, इसके डीमेरिट्स क्या थे, और भी बहुत कुछ हम लोग जानने वाले परमानेंट सेटलमेंट के बारे में आज के इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अक्षत एकाग्र एग्जाम स्टडीज करंट को, तो सबसे पहले नीचे से सब्सक्राइब कर लीजिए अक्षत एकाग्र एग्जाम स्टडीज करंट को आगे इसी तरह के और वीडियोस पाने के लिए। तो फ्रेंड्स, देखते हैं आखिर ये जो 12 अगस्त 1765 को इस दिन हुआ क्या। तो फ्रेंड्स, 12 अगस्त 1765 बहुत ही एक इंपॉर्टेंट डे था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, क्योंकि इसी दिन उनको मुगल एम्पायर के द्वारा दीवान बना दिया गया था बंगाल का। इसका मतलब क्या था, वो बन गए थे एक तरह से चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर बन गए थे बंगाल के, और इनका के पास क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी कि वो एडमिनिस्टर करे लैंड और ऑर्गेनाइज करे अपना रेवेन्यू रिसोर्सेज को। मतलब बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू का इनके पास ये जिम्मा आ गया था, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी। और इन्होंने क्या किया, इनको चाहिए था सबसे पहले बहुत ही ज़्यादा लार्ज रेवेन्यू असेसमेंट चाहिए था, और एक प्रॉपर कलेक्शन का सिस्टम चाहिए था जिसके चलते ये टैक्स को कलेक्ट कर पाए। तो इन्होंने शुरुआती दिनों में क्या किया कि इन्होंने टैक्स जो था वो बहुत ही ज़्यादा हाई कर दिया। सपोज वो 300 रुपये टैक्स ले रहे थे, और जो जैसे कोई सपोज जो कॉटन और सिल्क है, अगर वो 500 रुपये का, तो उसको भी सस्ते दाम पे ले रहे थे। इसका मतलब क्या है कि वो इकोनॉमी डाउन होगा। इससे कैसे होगा, मतलब इससे कोई भी जो जैसे कॉटन सेलर जो भी है, कॉटन ट्रेडर है, उसको तो कोई फायदा ही नहीं होगा, क्योंकि वो टैक्स भी दे रहा है और अपनी चीज़ों को सस्ते दाम पे बेच रहा है। तो ये बेसिकली करने लगे कंपनी जब शुरुआती दिनों में उनको जैसे ये काम सौंपा गया। और अगले 5 साल में क्या हुआ, 1765 में उनको डिवाइनी राइट्स मिली, तो 1770 तक क्या हुआ, जो गुड्स लाया गया था कंपनी के द्वारा बंगाल में, उसका प्राइस डबल हो गया। अब कैसे हुआ डबल, ये समझते हैं कि जो कंपनी जब शुरुआती दिनों में जब उनको दीवानी राइट्स नहीं मिले थे बिफोर 1765, तब वो क्या करती थी, ब्रिटिश से इंपोर्ट करती थी गोल्ड और सिल्वर, और तब खरीदती थी कॉटन और सिल्क को। बट अब क्या हो गया, उनके पास आ गया दीवानी राइट्स, यानी कि वो टैक्स कलेक्ट कर रही है कॉटन और सिल्क के ट्रेडर से, और उनको जो कॉटन और सिल्क है उनको भी सस्ते दाम पे खरीद ले रही है। तो इससे क्या हो रहा था, जो बंगाल में आ रहा था पहले गोल्ड और सिल्वर ब्रिटिश से, अब तो वो आ ही नहीं रहा है। मतलब अब जो रेवेन्यू था बंगाल का, वही कंपनी को फाइनेंस करने में मदद कर दे रहा है कि वो जो परचेज करे गुड्स और एक्सपोर्ट करे ब्रिटिश को। अब इससे क्या हुआ, इससे इकोनॉमिक क्राइसिस पे आ गया बंगाल का, और इसके चलते क्या, जो आर्टिसंस थे वो डेजर्टिंग विलेजेस का क्या मतलब हो गया, वो छोड़ के भागने लगे बंगाल को, एक जगह से दूसरे जगह जाने लगे, एक गांव से दूसरे गांव जाने लगे, क्योंकि सोचिए कैसे किस तरह का हालत कर दिया था ब्रिटिश ने, इतना ज़्यादा हाई टैक्स, ऊपर से आपका जो सामान है वो भी सस्ते दाम पे ये लेंगे। तो एक तरह से बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन आ गया था, और इकोनॉमी जो बंगाल का था वो बहुत ही ज़्यादा क्राइसिस में आ गया था। और इसी क्राइसिस के चलते क्या आया, फेमाइन ऑफ 1770 आया, जिसमें अराउंड 10 मिलियन पीपल, जो कि हो जाता है अगर 1 मिलियन में 10 लाख है तो 10 मिलियन, यानी कि अराउंड 1 करोड़ जो पीपल था, 1/3 पॉपुलेशन बंगाल का, वो मर गया इस फेमाइन में 1770 में। अब क्या हुआ, इसके चलते इन्होंने क्या लाया, परमानेंट सेटलमेंट लाया, एक प्रॉपर रेवेन्यू सिस्टम लाया। एक प्रॉपर रेवेन्यू सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था, इसे इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। डायरेक्शन किससे किससे मिले थे इनको, ब्रिटिश के पीएम जो विलियम पिट थे, उनसे इनको डायरेक्शन मिला था ये जो परमानेंट सेटलमेंट है ये लाने का। और ये जो परमानेंट सेटलमेंट का जो सिस्टम है वो प्रपोज किया गया था 1786 में, और ये इफेक्ट में कब से आया, ये 1793 में इफेक्ट में आया बाय द परमानेंट सेटलमेंट एक्ट ऑफ 1793। जो परमानेंट सेटलमेंट एक्ट था 1793 का, उससे ये इफेक्ट में आया, 1793 से ही ये इफेक्ट में आ गया। और इस जो परमानेंट सेटलमेंट है, इसके चलते होता क्या था, इसके चलते होता ये था कि जो ज़मींदार होते थे, कंपनी बोलती थी ज़मींदार को कि आप कलेक्ट कीजिए टैक्स, और आप किससे रेवेन्यू लीजिए, आप रेंट लीजिए पीजेंट से, और उसके बाद आप हमको पे कर दीजिए। तो ज़मींदार से यहाँ पे मिडल मैन बन गए एक तरह से। और ये जो टैक्स होता था ना, कि मान लीजिए कंपनी, ज़मींदार और ये पीजेंट ऐसा समझते हैं, ठीक है, तो कंपनी ने बोला ज़मींदार को पीजेंट से टैक्स कलेक्ट करने के लिए, और ये बिल्कुल फिक्स होता था। कंपनी ज़मींदार से सपोज हम लोग ले रहे हैं 10,000 टैक्स मांगती थी कि आप पीजेंट सबसे कलेक्ट करके आपको 10,000 दीजिए, और ज़मींदार क्या करता था, ये टैक्स कलेक्ट करता था। मान लीजिए 12,000 टैक्स उसने कलेक्ट कर लिया, तो वो 10,000 फिक्स था, ये कंपनी को इतना ही देना है, तो वो 10,000 कंपनी को दे देता था, और 2,000 अपने पास रख लेता था। तो इस तरह चलता था रेवेन्यू का सिस्टम। बट इसमें मेरिट्स क्या था, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो मेरिट्स क्या था कि जो टेकिंग केयर, मतलब पीजेंट से टैक्स कौन कलेक्ट कर रहे थे, इंडियन लैंडलॉर्ड्स, जो इंडियन जमींदार थे वही कलेक्ट करते थे। तो इससे क्या होता था, क्योंकि वो मतलब उसी जगह के हैं, तो वो लोकल कस्टम्स जो था, और दूर दराज तक जाके भी कलेक्ट कर सकते थे टैक्स को, अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते थे, अच्छे से जो ब्रिटिश का जो पॉलिसीज है उसको सकते थे। तो इसलिए ये एक पहला एडवांटेज था। और दूसरा एडवांटेज क्या था, क्योंकि ये सिस्टम परमानेंट नेचर का था, तो इससे सबको को पता था कि हाँ लगभग हमको इतना ही, जैसे कंपनी को पता रहता था कि हमको 10,000 मिलने वाला है, फिर जमींदार को भी लगभग पता रहता था कि अगर हम 12,000 टैक्स कलेक्ट करेंगे, 10,000 कंपनी को दे देंगे, तो 2,000 अपने पास। और उसके बाद पीजेंट को भी पता रहता था कि अराउंड हम लोग सबसे मिला के 10,000 टैक्स कलेक्ट करेगा ये जमींदार।
तो इस तरह से पता रहता था। ये 10,000 जो मैं बोल रहा हूँ, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ऐसा ही नहीं था कि उस समय 10,000 कलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा था, ठीक है। तो इस तरह सबको को एश्योरिटी थी कि हाँ, हमसे इतना टैक्स कलेक्ट किया जाएगा, और ये परमानेंट नेचर के होता था। तो इसमें क्या होता था कि ज़मींदार को इंटरेस्ट रहेगा कि आप अपना लैंड को इंप्रूव करें। क्यों इंप्रूव करें? क्योंकि इनको इंप्रूव रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा ये देखिए, मान लीजिए ये लैंड है, अगर ये लैंड पहले ईल्ड कम कर रही है, यानी कि प्रोडक्शन इस लैंड से मान लीजिए सिर्फ 100 रुपये का हो रहा है, अगर ये जो ज़मींदार है वो 50 रुपये लगा के इस लैंड को और अच्छा कर देगा, तो क्या होगा, ये ईल्ड हो जाएगा 200 रुपये का। अब ये पीजेंट से थोड़ा सा ज़्यादा टैक्स ले लेगा, ये पीजेंट से जैसे ही ज़्यादा टैक्स लेगा, तो उससे क्या होगा, वो जितना फिक्स है उतना ही देना है कंपनी को, तो कंपनी को उतना देकर जितना ज़्यादा बचेगा वो अपने पास रख पाएगा। तो ये वो ज़मींदार पे आ गया कि हाँ, अगर हम ज़्यादा अच्छा करेंगे लैंड को, तो हाँ, हमको ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो अब देखिए शुरुआत में क्या हुआ कि जो इतना ज़्यादा हाई रेवेन्यू था ना, कि ज़मींदार को बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होने लगा पे में। मान लीजिए 10,000, ये थोड़ी ना इतना आम बात है कि 10,000 पे कर पाए, तो पीजेंट्स ही नहीं दे पाते थे, तो ज़मींदार कहाँ से देगा। तो इससे क्या हुआ, जो ज़मींदारी राइट्स थी ज़मींदार के, वो ऑक्शन में सोल्ड ऑफ होने लगे। और बट जैसे ही एक्सपेंशन हुआ एग्रीकल्चर में, ज़्यादा ये जो प्रोडक्शन था वो हाई हुआ, क्रॉप प्रोडक्शन, तो क्या हुआ, ज़मींदार के लिए इनकम बढ़ गया, जो मिडिल मैन थे उनके लिए इनकम बढ़ गया, पर गेम्स कंपनी के लिए तो कुछ हो ही नहीं रहा था। मान लीजिए 10,000 है, तो कंपनी ज़मींदार 20,000 ले रहा था, 10,000 कंपनी को, 10,000 ज़मींदार के पास। तो इससे क्या हो रहा था, एग्रीकल्चर एक्सपैंड करने के बावजूद कंपनी को कोई गेन नहीं हो रहा था। अब जैसे ही सिचुएशन चेंज हुआ, तो ज़मींदार को इंटरेस्ट ही नहीं रहा मार्केट जो लैंड को इंप्रूव करने की, क्योंकि पहले तो उनको मिल नहीं रहा था, पहले बहुत ही ज़्यादा दाम था। जब इंप्रूवमेंट जब जब मिल रहा था पैसा, जब वो उनके पास 10,000 जब दे रहा था, 10,000 जब मांग रहा था, तब तो उनके पास पहले तो था ही नहीं कि वो चाहते थे कि ज़्यादा करें, क्योंकि उस समय प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं हो रहा था। बट इन्होंने लैंड जैसे ज़्यादा अच्छा किया, तो प्रोडक्शन आने लगा, पैसा इनको आने लगा, फिर इनको लगा पैसा तो आ रहा है, तो अब लैंड को इन्होंने इंप्रूव नहीं किया। तो जैसे ही इन्होंने इंप्रूव नहीं किया, तो फिर कल्टिवेटर्स को ये जो सिस्टम था ये बहुत ही ज़्यादा ऑपरेसिव लगने लगा। क्यों ऑपरेसिव लगने लगा? क्योंकि पहले तो हाई रेंट तो ले ही रहे, फिर मनी लेंडर्स जो मनी देते थे वो उनको भी वो पैसा नहीं चुका पा रहे, और जो लैंड्स पे राइट्स होता था कल्टिवेटर्स का, वो भी इनसिक्योर था। ये ऐसा नहीं है तो ये कल्टिवेटर के पास ये लैंड है तो हमेशा के लिए ये लैंड है, वो बिल्कुल इनसिक्योर थे इस बात को लेकर कि उनका लैंड में जो राइट्स है वो कब तक रहेगा। तो इस यही सब प्रॉब्लम्स थे जिसके चलते ये जो परमानेंट सेटलमेंट है इसको हटा के महलवारी सिस्टम लाया गया। ये महलवारी सिस्टम क्या है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। और अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ का इस लेक्चर का पीडीएफ का लिंक चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट कर लीजिए, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई थिंक ये टॉपिक अब आपको क्लियर है कि आखिर क्या हुआ। तो फ्रेंड्स, एक शॉर्ट में मैं बता दूँ, शुरुआत में क्या है, ये जो सिस्टम लाया गया इसके मेरिट्स तो देखेगा, मेरिट्स ये थे, लेकिन प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि कंपनी को इससे फ़ायदा नहीं हो रहा था। भैया ये कंपनी तो चेंज करने वाली ही थी इस सिस्टम को, क्योंकि कंपनी को फ़ायदा नहीं हो रहा था। ऊपर से ये जो कल्टिवेटर्स थे इतना ज़्यादा हाई रेंट, यहाँ पे फ़ायदा सिर्फ एक ही आदमी को हुआ था, जैसे एग्रीकल्चर एक्सपेंड हुआ वो था ज़मींदार को। और ज़मींदार को जो महलवारी सिस्टम में था ना, वो ज़मींदार को हटाई दिया गया। ज़मींदार को काम ही नहीं दिया गया कि आप लैंड को रेवेन्यू को कलेक्ट करें। अब ये वो महलवारी सिस्टम क्या था वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में जानेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।